Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. So student, from previous video all of you must comfort with the some physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिन भी चीजों को मेजर कर सकते हो वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। उसमें आपने मेनली क्या पढ़ा है? लेंथ पढ़ लिया है। लेंथ का मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है? मीटर, और मीटर में आप अलग अलग तरीके से छोटा या बड़ा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा क्या है? मास, और तीसरा क्या है? टाइम। इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हो। आपने कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लिया है? लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई? तो लेंथ का यूनिट होता है मेनली मीटर, मैट्रिक सिस्टम में मीटर, और ब्रिटिश सिस्टम में फुट, और कह सकते हो छोटा फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो सेंटीमीटर। दूसरा मास होता है, और मास का यूनिट क्या है? तो मास का यूनिट आपको मिलेगा किलोग्राम, और यदि ब्रिटिश सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो पाउंड, और यदि छोटे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राम, राइट। और टाइम का यूनिट क्या होता है भाई? तो टाइम का यूनिट किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो सेकेंड ही होता है। इसके वजह से एक नया तरह का सिस्टम मिल गया, तीन तीन टर्म्स का आपके पास। एक को आपने बोला क्या चीज? एमकेएस सिस्टम, दूसरा बोला एफपीएस सिस्टम, और तीसरा बोला आपने सीजीएस सिस्टम। थोड़ा समझते हैं। एमकेएस ही बाद में इंटरनेशनल सिस्टम बन गया, ठीक है, इसको सबने माना, पूरा वर्ल्ड यूज करने लगा। एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम बन गया, ब्रिटिश सिस्टम। और सीजीएस स्मॉल फॉर्म को, यदि एमकेएस है उसी का स्मॉल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सीजीएस सिस्टम आ गया। तो आई होप कि आपने तीन फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लिया, लेंथ, मास और टाइम। इसके तीनों के वजह से एक नया सिस्टम बन गया, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। इसको बाद में देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम में टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम में और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके साथ में लगा हुआ होगा कि सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है, एफपीएस में क्या यूनिट होता है, या एमकेएस में क्या होता है, या फिर एसआई सिस्टम में क्या होता है। इस बात को हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी हम लोग को क्या समझना है कि और कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, ये काफी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी काफी नहीं है, इसके अलावा भी और भी फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो कहीं पर हम बोलेंगे जगह कितना ले रहा है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कितना एरिया में फैला हुआ है कोई भी। तो जब एरिया का बात हो तो समझ जाओ एरिया भी क्या है? एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। और एरिया का यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब समझो, लेंथ के लिए आपके पास मीटर है, ब्रेथ के लिए भी मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मीटर स्क्वायर। लेंथ के लिए था मीटर और एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो कोई भी कितना जगह ले रहा है तो उसके साथ में उसको हम टर्म देते हैं क्या चीज? वॉल्यूम। जो भी ऑब्जेक्ट जितना भी जगह कवर कर रहा है उसके लिए उसको टर्म क्या देते हैं? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, और लेंथ को भी मेजर करते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? मीटर क्यूब। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे मैजिक समझो, लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब थोड़ा समझते हैं आगे के तरफ। थोड़ा आगे का समझ बेहतर करने के लिए आपको एक और चीज, अगला फिजिकल क्वांटिटी है। समझो कि हमने बोला कहीं पे ये सॉलिड है, हमने बोला ये लिक्विड है, और हमने बोला ये गैस है। तो अब बताओ, सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत क्लोजली होगा, राइट? बहुत क्लोजली होगा। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम और स्पेस ज्यादा होता है, गैस में उससे भी ज्यादा होता है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इतना ही जगह है लेकिन कितना मॉलिक्यूल्स है? इस चीज को डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसको बोलेंगे डेंसिटी। यानी कि सीधे तौर पे बोले तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उतना ही जगह पे काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है। लिक्विड का डेंसिटी कम है क्योंकि उतना ही जगह पर लिक्विड का कम मॉलिक्यूल्स है, और गैस का डेंसिटी उससे भी कम है। बातें समझ में आ रही है? आई होप सो। तो सबको जब ये सॉलिड लिक्विड समझ में आ रहा है तो ये भी पता चल जाएगा कि डेंसिटी एक तरह का
डेंसिटी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मतलब क्या है कि उसका मास कितना है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मास, और वॉल्यूम कितना एरिया ले रहा है। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम के लिए आप क्या यूज किए हो, मीटर क्यूब, मास के लिए क्या यूज किए थे, केजी, तो केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास और वॉल्यूम के आपस में मिलने से एक नया चीज बन गया, वो है डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को क्या बोलेंगे, डेंसिटी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। डेंसिटी के बाद एक और चीज है, वो है स्पीड। अब मान लो स्पीड भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मैथ्स में पढ़े हो, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस मीन्स क्या, लेंथ है, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब देखो यहीं पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यदि आप किलोमीटर लेते तो टाइम का भी यूनिट क्या लेना पड़ता, आवर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, या फिर यदि छोटा यूनिट लिए, क्या चीज लिए, सेंटीमीटर, या छोटा यूनिट लिए मीटर, तो फिर आपको लेना पड़ेगा क्या चीज, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब एक आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वो है टेम्परेचर। अगला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा भाई, तो बॉडी, जब हम कैसे आपको बोला जाता है आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है या बुखार लग गया, तो ये कैसे मेजर किया जाता है, तो आपको बोला जाता है आपको 102 डिग्री बुखार है, 102 बुखार है। तो आप समझो जब बता रहा है 102 मीन्स वो किसी पार्टिकुलर स्केल से बता रहा है, और वो जो होगा वो फारेनहाइट होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आया फारेनहाइट। लेकिन आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ही बॉयल होने लगेगा। तो इसलिए उससे बचन, मतलब क्या हो गया कि आपका क्या, आपके बॉडी के 102 बुखार है तो क्या पानी डालेंगे तो बॉयल होने लगेगा, नहीं। यहाँ फारेनहाइट में है और यहाँ पे सेल्सियस है। मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फारेनहाइट स्केल भी हो सकता है और सेल्सियस स्केल भी हो सकता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर किसका यूज होता है, केल्विन। तो यहाँ पे 3 तरह का, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए 3 तरह का यूनिट होता है, मीटर, फारेनहाइट, सेंटीमीटर। इसी तरीके से मीटर, फुट और सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, फारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन, तीनों स्केल से आप मेजर कर सकते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर का 3 स्केल आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा, कौन कौन, फारेनहाइट या फिर सेल्सियस या फिर केल्विन। केल्विन को ही एसआई यूनिट बोलते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको केल्विन ही दिखेगा। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेम्परेचर के बाद देखोगे तो आपको मिलेगा फोर्स। क्या मिलेगा, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, आप किसी भी, आप लोग क्लास 4-5 में पढ़ चुके हो, पुश या पुल करते हैं तो उस समय हम फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना फोर्स लगा, इस चीज को कैसे मेजर करेंगे, कितना मीन्स हाउ मच, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि हम जो कहते हैं ना हाउ मच, इसी से यहीं पे आ जाता है मेजरमेंट, कि हमको एग्जैक्टली चाहिए कि हम कितना फोर्स लगाए, उसने कितना फोर्स लगाया। इस चीज को मेजर करने के लिए अपने पास होना चाहिए कुछ सिस्टम। तो फोर्स तो फिजिकल क्वांटिटी है, अब इसको मेजर कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। देखो फोर्स को मेजर करने का जो यूनिट है वो ये है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनको रिगार्ड करने के लिए उनके नाम पे फोर्स का यूनिट रख दिया गया। तो समझो, मान लो कि 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको 1 मीटर ले जाने के लिए, कितना मीटर, 1 मीटर, 1 केजी का ऑब्जेक्ट को 1 मीटर यहां से यहां खिसकाने के लिए जितना भी फोर्स लगा होगा, जितना भी लगा होगा, 1 किलवा लो और उसको क्या करो, 1 मीटर तक लेके जाओ। 1 किलवा को 1 किलो
1 मीटर ले जाने में जो भी फोर्स आपने लगा होगा, आप लेके जाओ समझ जाओ कितना लगा, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ले जाने में यदि 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ओके, तो सोचो, इमेजिन करो 5 केजी का ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ले जाने में कितना लगेगा। तो ऑफकोर्स आप बोलोगे 5 न्यूटन फोर्स लगेगा सर। ऑफकोर्स आप सही हो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं लाइक 2 केजी का ऑब्जेक्ट हो, उसको 2 मीटर ले जाने में कितना लगेगा। यदि ये 1 मीटर ले जाता तब कितना लगता, 2 न्यूटन लगता। लेकिन यदि ये 2 मीटर लेके जा रहा है तब कितना लगना चाहिए। 2 केजी का ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ले जाने के लिए यदि 2 न्यूटन लग रहा है तो 2 मीटर ले जाने के लिए कितना लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा। इसी तरीके से हम बोले कि 5 केजी का ऑब्जेक्ट को 3 मीटर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 केजी का ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ले जाने के लिए 5 न्यूटन, 2 मीटर ले जाने के लिए 10 न्यूटन, 3 मीटर ले जाने के लिए 30 न्यूटन। मीन्स यूनिटरी मेथड के थ्रू आपने किया। लेकिन एक्चुअली देखें तो यहाँ पे केजी आ रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल देखें तो केजी को आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया 15 न्यूटन कैसे आया, तो केजी किसका यूनिट है, मास का। और डिस्टेंस का मतलब ये जो मीटर है वो क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो केजी मीटर इसका फोर्स का यूनिट कह सकते हो, लेकिन इसको हम दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम क्या है, न्यूटन। न्यूटन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और उसका सिंबल क्या है, एन। बात समझ में आया। मतलब तुम्हारे 10 केजी का बॉडी है, 10 केजी किसी का नहीं होता है, मतलब मान लो अभी 6th क्लास में हो तो तुम्हारा बॉडी का वेट है 35 केजी और 40 केजी। अब सोचो 40 केजी का तुम्हारा बॉडी को, 40 केजी का बॉडी को यदि स्कूल तक आ रहे हो तो लगभग 2000 मीटर आ रहे हो। बात समझ में आ रहा है, 2 किलोमीटर तो होगा ही स्कूल का डिस्टेंस अपने घर से। और 40 केजी तो सोचो तुम कितना ज्यादा मतलब कवर कर रहे हो, कितना ज्यादा फोर्स लगा होगा तुमको। मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000, 80,000 न्यूटन फोर्स आपने लगा दिया है, तब जाके स्कूल से घर पहुंच रहे हो। समझ रहे हो। फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका बॉडी का मास होगा और उसको मल्टीपल कर देंगे कि कितना डिस्टेंस, मास जो बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी का मास और उसने कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको क्या बोलते हैं, समझ रहे हो। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स का यूनिट अपना क्या है, न्यूटन। क्लियर हो गया, फोर्स का यूनिट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया पर ही आपने फोर्स लगाया। अब ये जो एरिया होगा ना, ये प्रेशर फील करेगा। जी, जहां पर भी आप फोर्स लगाते हो वहां पे उस एरिया में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है प्रेशर। तो यहां पर आपका जो 10th फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो गया, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देखो जहां भी फोर्स होगा वहां प्रेशर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना क्या किया, फोर्स लगाया। तो हवा में तो नहीं लगाया ना फोर्स, मतलब हवा मीन्स ऐसे ही किसी बिना कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या लगाओगे, फोर्स कहीं तो लगाओगे, और जहां लगाओगे तो वो एरिया वहां एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। मतलब जब फोर्स को आप एक्सप्रेस करोगे, रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो एक ही टर्म में करना पड़ जाएगा, और वो टर्म क्या होगा, प्रेशर। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कोई तो टाइम लगा होगा उसको, तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, स्पीड। तो जहां भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम उसका स्पीड ही बता सकते हैं। तो ऐसे ही फोर्स कहीं लग रहा है तो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस चीज को। अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन,
पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक दूसरा नाम दिया गया, वो है पास्कल। क्या नाम दिया गया? पास्कल। रास्कल नहीं बोल रहे, पास्कल। रास्कल अलग वर्ड है, यहाँ पे अपने को क्या समझना है? पास्कल। पास्कल बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनके रिगार्ड के लिए यहाँ पे क्या किया गया? पास्कल दे दिया गया प्रेशर का यूनिट। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो प्रेशर का यूनिट आपको समझ में चुका है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं कि आपके पास एक और, अभी तक में दो साइंटिस्ट का नाम आया, एक न्यूटन और दूसरा पास्कल। एक और साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस होता है कि कितना एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल। बात समझ में आ रहा है? यूनिट एनर्जी का। एनर्जी किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया कोई ऑब्जेक्ट, और कोई भी कितना डिस्टेंस गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं उसका एनर्जी। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि भाई कितना वर्क हुआ। और खास बात है कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम है। जैसे बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे स्पीड है तो एक वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी, और यहाँ पे डिस्टेंस एक वर्ड आएगा और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसी तरीके से अभी देखेंगे कि एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? और दोनों का ही यूनिट क्या है? जूल है। और समझ में आया? जूल बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जो एनर्जी के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर्ड किए, इसलिए उनके रिगार्ड के लिए यहाँ पे वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या किया गया? जूल। प्रेशर के बारे में बहुत सारा बात बताए पास्कल, इसलिए उनके रिगार्ड के लिए, उनके इज्जत के लिए यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या कर दिया गया? पास्कल। बात समझ में आया? जूल का दूसरा मतलब जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू एनर्जी और वर्क, तो इसके बेसिस पे न्यूटन मीटर होगा और यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं लाना है, अगले क्लासेस में फिजिक्स में काफी चीजें पढ़ना है। बट अभी क्यों बता रहे हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, उस साइंटिस्ट को जानो, दैट्स एनफ। न्यूटन फोर्स का यूनिट, पास्कल प्रेशर का यूनिट, और जूल किसका यूनिट है? वर्क और एनर्जी का। बात समझ में आ गया? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। खास बात है कि ये सब का सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? जैसे लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब तो आप जानते हो, लेकिन इन सब को नहीं जानते हो। ये सब क्या है कि आपके लिए नया है। तो इस चीज को समझो कि प्रेशर का क्या मतलब हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। एनर्जी की एनर्जी कितना ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा काम होगा। तो वर्क और एनर्जी दोनों समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो तुमको एक और साइंटिस्ट के बारे में पता चलेगा, वो है वाट। बोलते हैं ना तुम्हारा वाट लग गया, मतलब ये वाट क्या है? तो वाट मीन्स पावर का यूनिट है वाट। वाट भी साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो ऑफकोर्स वाट जो है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिला? वाट। वाट किसका यूनिट है? पावर का। जैसे जो ज्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा? जल्दी ही काम को कर देगा, मतलब वर्क इंटू टाइम। वर्क इंटू टाइम, कितना टाइम में कोई वर्क कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जैसे जो ज्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा? जल्दी वर्क कर देगा, और जो कम पावरफुल होगा वो क्या होगा? थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सेम काम को करने के लिए। तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? वाट के फॉर्म में। बातें क्लियर है? अभी तक आपने कितना पढ़ा है? तो 14 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके, 14th नंबर पढ़ने वाले हो। पावर अभी तक पढ़ चुके हो। अभी एक और साइंटिस्ट का नाम के ऊपर है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये आगे के क्लासेस में हम लोग समझ लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, तो ये एक्चुअली आप चार्जर मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, तो क्या होता है
कि ये जो चार्जर है मीन्स क्या, चार्जर मीन्स क्या, चार्ज को ट्रांसफर करने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, चार्जर। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अभी चार्ज क्या है, फिर सिंपली बोले तो चार्ज क्या है, तो जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि इस दुनिया में जितना भी मैटर है, समझ में आ रहा है, उसका मास वॉल्यूम होना फिक्स है, ऐसे ही कोई ना कोई उसके पास चार्ज भी होना फिक्स है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज होना फिक्स है। चार्जर से हम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं मोबाइल फोन के अंदर। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, तो वो चार्ज समझ में आया, इसमें कोई डाउट। चार्जर से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और यही चार्ज का ट्रांसफर होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी आ गया, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अभी इलेक्ट्रिक करंट को बाद में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का भी यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे है, कूलम। क्या नाम है, कूलम। बात समझ में आया, क्या नाम है, कूलम। कूलम का क्या मतलब, कूलम भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारा डिस्कवरी किया, इसलिए हम उसको उनके रिगार्ड के लिए हम कूलम नाम दे दिए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे और उनका नाम था एम्पियर। तो एम्पियर ने क्या करा था, ये बात को जरा समझने की कोशिश करो। एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है, आपको बोलते हैं ना बहुत तेज करंट लग गया बहुत कम, तो आप देखोगे मोटर जो होता है उसका जो सॉकेट होता है वो बड़ा वाला होता है, 16 एम्पियर का होता है। आप देखोगे बाकी जो सॉकेट होता है वो 5 एम्पियर का होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो करंट कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है उसको डिसाइड करते हैं किससे, एम्पियर से, और कितना चार्ज है तो कूलम से डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया बातें। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उसको आज से याद रखना, ये सब साइंटिस्ट यूनिट में आने वाले हैं। सबसे फेमस फिजिक्स में न्यूटन फोर्स का, पास्कल प्रेशर का, उसके बाद जूल हो गया एनर्जी और वर्क का, वाट हो गया पावर का, कूलम्ब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, और एम्पियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। ये सब साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स को रखा गया है। यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा 3-4 और फिजिकल क्वांटिटी है, बट एक फिजिकल क्वांटिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसको मिटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग नोट डाउन कर चुके हो। एक चीज है वो है वेट। अब ये वेट क्या होता है, तो आप जाते हो दुकान पे और बोलते हो इस सामान का वेट कर दीजिए वेटिंग मशीन पे, कितना है। जब वेट आप बोलते हो ना तो एक्चुअली आप कुछ और बोल रहे हो, लेकिन अगला आदमी दुकानदार आपको क्या जवाब देता है कि ये 5 केजी है। आप बोलते हो वेट करके बताओ कि कितना केजी है, कितना है, तो आपको बोलता है 5 केजी। जब वो केजी बोल रहा है तो आप इतना समझ जाओ कि वो बता तो रहा है मास, लेकिन आप बोल रहे हो कि वेट क्या है। तो आप समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है, इस अर्थ पे सभी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ग्रेविटी क्या कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा होगा, हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। जिस समय अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचना बंद कर देगा, अनर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अनर्थ मतलब हिंदी का वर्ड है, बट समझने का कोशिश करो। ग्रेविटी क्या कर रहा होगा, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट को खींच रहा होगा। अब जिस फोर्स से ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, वेट। मतलब वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। ये बात को ध्यान रखना कि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये बात को ध्यान रखना। वेट एक तरीके का फोर्स है। कैसा फोर्स है, वैसा फोर्स है जिससे हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींच रहा है। यदि नहीं खींचेगा तो अनर्थ हो जाएगा, न्यूटन साहब का सारा लॉ ही खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का लॉ ही खत्म हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है।
ऐसे नहीं कि गाड़ी लेके चले गए, हवाई जहाज उड़ा लिए, ऐसे नहीं हो सकता है। वो सिर्फ क्या नाम है, राधे मूवी में ही हो सकता है, जो फिजिक्स का पूरा बैंड बजा दिया है। तो बात समझो, यहाँ पे क्या हो गया कि वेट फोर्स है, एक तरीके का फोर्स है, तो वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब देखो, जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, उसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा, जिसका मास कम होगा उसको कम फोर्स से खींचेगा। तो वेट निकालने का ऑप्शन क्या है, तो मास इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तब मास। जैसे कोई 5 kg का मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास 5 kg है, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 49 न्यूटन। उसका वेट कितना हो गया, 5 kg ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो गया, 49 न्यूटन। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, जैसे कोई मास को मेजर करना हो तो आपके पास कॉमन बैलेंस है, मतलब तराजू है जिससे आप मेजर कर सकते हो। ऐसे इसको मेजर करने के लिए आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस होगा। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस। स्प्रिंग देखोगे लैब में ना, तुम्हें मिलेगा स्प्रिंग बैलेंस होता है। या कूड़ा करकट वाला देखोगे तुम्हारे पास, जब कोई लेने आता है पुराना डब्बा वगैरह, तो पूरा बोरा को ही क्या करता है, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में फंसा करके वेट कर लेता है। बात समझ रहे हो? तो वेट करना अलग चीज है, वेट अलग है और मास अलग है। बात सही है कि तुम बोलते हो इसका वेट क्या है, और अगला आदमी बोल देता है 25 kg इसका वेट है, लेकिन वो वेट नहीं बता रहा है, 25 kg बता रहा है, मतलब क्या, मास बता रहा है। वेट बताना होता तो बताता 49 न्यूटन है या 55 न्यूटन है या 75, जो भी न्यूटन में बताएगा तब होगा वेट। बात समझ में आया? मास को मेजर करते हैं कॉमन बैलेंस से, वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो आई होप कि आज के क्लास में आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को पढ़े हो। घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये सब क्या बता दिए सर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, समझ में नहीं आ रहा है, अभी ज्यादा नहीं समझना है। अभी समझना है कि जैसे लेंथ एक यूनिट है, मास एक यूनिट है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरीके से बहुत सारा और फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे कम से कम 50-70 फिजिकल क्वांटिटी आपको 10th तक में और 12th तक में 150 फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ना पड़ सकता है फिजिक्स में। लेकिन अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। 6 साइंटिस्ट को याद रखना। नंबर फर्स्ट, न्यूटन फोर्स का यूनिट, पास्कल प्रेशर का यूनिट, जूल कह सकते हो वर्क और एनर्जी का यूनिट, वाट जो है पावर का यूनिट, और कूलम्ब जो है वो कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, और एम्पियर जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। तो इतना एम्पियर, कूलम्ब, वाट, पास्कल, उसके बाद तुम्हारा हो गया जूल, न्यूटन, ये 6 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम और उसका कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी याद रखोगे, जिससे कि आगे का क्लासेस बहुत इजी होगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू। ये चैप्टर अभी इस वीडियो के बाद समाप्त हो गया। अगले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को।